हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो क्लास 10 से रिलेटेड है और ये मुद्रा बचत एवं साख शीर्षक इकाई 3 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं। उससे संबंधित जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे इसमें कौन से इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जो वस्तुओं का जो विनिमय का जो स्वरूप होता है, वो कितने रूप में होता है। तो विनिमय का स्वरूप दो है। विनिमय का स्वरूप दो है। वो कौन सा है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है कि जब हम एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या मुद्रा देकर हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, यानी कि हम जब वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विनिमय बोलते हैं। तो ये विनिमय जो प्रणाली होती है दो तरह की होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली जिसे हम मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, बार्टर सिस्टम जो है, ये क्या है। तो देखिए, गांव में आपने देखा होगा कि अगर किसी एक घर में अगर आटा ख़त्म हो गया तो क्या करते हैं? एक डिब्बे में आटा ले आते हैं दूसरे बगल से, मतलब बगल वाले घर से, और फिर क्या करते हैं बाद में या तो आटा उसी डिब्बे में रख के लौटा देते हैं या कोई अन्य अनाज रख के उसमें लौटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। आप ये अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि यदि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब आप देखिए, गाँव में गर्मी के सीजन में जब तरबूज वगैरह बेचने के लिए लोग लाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अनाज देकर और उसके बदले क्या करते हैं? मिठाइयाँ या तरबूज प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मतलब मुद्रा का कहीं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम पैसे का कहीं प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करा? वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर ली। तो यही जब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे ही क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना आदि। आपने देखा होगा कि जो फिशर होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो मछली पकड़ के लाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मछली के बदले अनाज भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास मछली तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उनको मिलती है, लेकिन अनाज का उत्पादन वो नहीं करते हैं। तो उसके बदले क्या करते हैं? वो मछली के बदले मतलब मछली को देकर दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का क्या करा जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आई होप आपको ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं हैं, इसके संदर्भ में कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी कई कठिनाइयाँ होती है। अब ये कठिनाइयों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कठिनाई के रूप में आती है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ चाहिए, आपके पास चावल है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा कि जिसको चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है। मतलब आपको जो चाहिए वो दूसरे के पास अधिक हो, और उसे जो चाहिए आपके पास अधिशेष हो। आपके पास अधिक हो तो आप दे पाएंगे। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ी दोष के रूप में उभर के सामने आता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब ये हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, यानी कि हमारी जो जरूरत है और दूसरे व्यक्ति की जो जरूरत है, तो दोनों का मेल खाना बड़ा ही जरूरी है। अगर मेल खा जाए तो संभव है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन ऐसा मतलब हमेशा होता नहीं है। जरूरत नहीं है कि हर चीज़, मतलब हर बार ऐसा कंडीशन हो जाए कि एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मिल के जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती है। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे लेफ्टिनेंट कैमरून जो है अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था।
तो वहाँ पे नदी पार करने के क्रम में नाविक जो है, नाविक नदी पार कराने के लिए हाथी दांत मांगता था, समझ गए। उसे मतलब हाथी दांत की आवश्यकता थी और एक व्यक्ति को क्या करना, नदी पार करना है। तो ऐसे में जो उसके पास नहीं था, अब ये लेफ्टिनेंट जो कैमरून है, इनके पास हाथी दांत था नहीं, तो अब उनको नदी पार करना है, उनके पास हाथी दांत नहीं है, वो हाथी दांत लेगा तभी नदी पार कराएगा। तो ऐसे में हुआ क्या कि कैमरून को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है जो उसके बदले में कपड़ा चाहता है, लेकिन कैमरून के पास कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद कैमरून को पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है और उसके बदले वह तार चाहता है। सौभाग्य से कैमरून के पास तार था, समझ गए। अब यहाँ पे कितना मतलब ये संयोग की बात है कि अब 2-3 व्यक्तियों की आवश्यकताओं को मतलब अदला बदली करके पूरा करा जाएगा। तो उसने तार देकर कपड़ा लिया, कपड़ा देकर हाथी दांत लिया, हाथी दांत देकर नदी पार की। तो इस तरह दोहरे संयोग के अभाव में उसका बहुत समय बर्बाद हुआ। तो यहाँ पे हमें प्रथम कठिनाई के रूप में क्या पता चला कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव है। ये कौन से सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता है। ये इसकी एक प्रमुख कठिनाई है। दूसरा इसकी जो मतलब ये कमी है जिसको कठिनाई कहेंगे, ये है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। अब देखिए, जो वस्तु है, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई के रूप में यह है कोई ऐसा सर्वमान मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए, एक सेर चावल के बदले में कितनी घी दी जाए, एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाए, ये सब जो है मूल्य के सामान्य मापों का अभाव है। मतलब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपने अगर कोई कीमती चीज़ आपके पास है, तो उस कीमती की चीज़ के बदले अन्य दूसरी चीज़ें कितनी मात्रा में आपको प्राप्त करनी है, चाहे कितनी मात्रा में आपको देनी है, आदान प्रदान करनी है, ये तो एक कठिनाई के रूप में है, जैसा कि यहाँ भी आपने कुछ उदाहरण के रूप में देखा। तीसरी जो इसकी कठिनाई है, यानी कि मुद्रा जो ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, बार्टर सिस्टम जो है, इसकी तीसरी जो कठिनाई है वो है कि मूल्य संचय का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज। मतलब इसका मूल्य संचय अभाव का मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है, आपके पास पर्याप्त गेहूं है, तो मान लीजिए आप उसको कहीं स्टोर करेंगे, कहीं रखेंगे, तो ये जो वस्तु आप रख रहे हैं इसको खराब होने की मौसम में परिवर्तन, तरह तरह के स्थितियों में इसके खराब होने की मतलब संभावना रहती है। तो आपको व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने टमाटर उगाया है, आलू, चाहे इस तरह कुछ ऐसी सब्जियां उगा ली हैं जो बहुत ही जल्दी से नष्ट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको समय से अगर उसको जगह पे नहीं पहुंचाते हैं या बाजार में नहीं पहुंचाते हैं, तो उसके बदले हमें क्या होगा, मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, उसके बदले हम दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो वस्तु जो हमारी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम उसको मतलब अगर वस्तु विनिमय प्रणाली ही अगर हमारे आसपास है, केवल हम वस्तु से ही वस्तु का अदला बदली कर सकते हैं और संयोग संभव नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो वस्तुएं हैं, जो कच्ची वस्तुएं हैं, फल मछली हो जाएगी, चाहे फल सब्जी इत्यादि जो है, ये लंबी अवधि तक हम इसको स्टोरेज करके, इसको मतलब संचय करके नहीं रख सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये एक बड़ी कठिनाई है कि जो वस्तुएं हैं, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, जो जल्दी से नहीं खराब होने वाली वस्तुएं हैं, हम उसको मतलब अधिक समय तक संचय करके नहीं रख सकते हैं। तो हमने ये पहला जाना कि ये जो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव है, दूसरा हमने ये जाना कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, और तीसरा क्या हो गया, मूल्य संचय का अभाव। अब चौथी जो मूल कठिनाई है, चौथी जो कठिनाई है, सविभाजन का अभाव। सविभाजन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब एक गाय के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी। देखिए, प्राचीन समय में जो आदि मानव थे, चाहे हमारे जो पूर्वज थे, उस समय अधिकतर क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। तो यहाँ पे सहविभाजन का मतलब एक सहविभाजन का अभाव, ऐसी स्थितियां बन जाती थी। जैसे गाय के बदले कितनी आपको बकरियां लेनी है, चाहे दूसरे जानवर लेने हैं, ये मुश्किल हो जाता था। तो मान लीजिए अगर एक के गाय के बदले आपको कोई दूसरे जानवर लेने हैं, तो ये वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के पास थी,
मान लीजिए इस स्थिति में गाय के 3-4 टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से गाय की उपयोगिता ही समाप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आपको उसके बदले में 3 बकरियां प्राप्त करनी है। तो मान लीजिए 3 व्यक्तियों के पास बकरियां हैं, तो आपकी जो गाय है वो 3 व्यक्तियों के पास जाएगा, तब तो आपके पास 3 बकरियां आएंगी। तो अब आपकी जो गाय है हम उसको 3 खंडों में तो बांट नहीं सकते हैं, अगर बांट देंगे तो उसका गाय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है सहविभाजन का भाव, यानी कि हम कुछ ऐसी वस्तुएं जिसको हम अगर अलग अलग खंडों में विभाजित कर दें, टुकड़ों में विभाजित कर दें, तो फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं सहविभाजन का भाव, यानी कि लेक ऑफ डिविलिटीज। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो सकता है। अब 5वीं जो कठिनाई है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। अब इसको ऐसे समझिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए एक गाय उधार लेता था और इस अवधि के बीतने पर वह गाय को लौटा देता था, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया तथा उसके गोबर को जलावन में उपयोग किया। इस तरह इस प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता था, जबकि उधार लेने वाला फायदे में रहता था। समझ गए बात? अगर जैसे आपने कोई वस्तु, अब जानवर कोई आपने रखा, तो जो व्यक्ति दे दिया तो उसके पास तो हाँ उसका मतलब उसमें जो खर्च आ रहा है, उसमें जो भी मेहनत आ रहा है, उसको चारा उपलब्ध कराना है, उसकी देखभाल करनी है, ठीक है, इससे तो वंचित हो जाएगा। लेकिन उससे जो लाभ प्राप्त होने वाली है, जैसे दूध प्राप्त होगा या दही के रूप में आप उसको अब प्रयोग करें, चाहे उससे जो गोबर प्राप्त होंगे, उपले बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो लाभ के रूप में प्राप्त होगी, इससे भी वंचित रह गया। तो यहाँ पे भविष्य में भुगतान की कठिनाई, यानी कि कुछ समय के बाद से वो व्यक्ति रखने के बदले क्या देगा, इस तरह की मतलब समस्याएं सामने आती थी। 6वां और अंतिम जो है इसमें है मुद्रा मूल्य जो है हस्तांतरण की समस्या। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आपका घर मान लीजिए बिहार में है, ठीक है, और आपको पूरे परिवार के साथ दूसरे जगह जाना है, दिल्ली वगैरह चाहे कहीं और जाना है। तो आपका जो घर है, अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हमारा समाज है, तो उसमें क्या होगा, घर आपका तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इस घर के बदले दूसरे घर को प्राप्त कर लेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक हो जाती और अधिक बढ़ जाती जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। यानी जो हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पैसे कहीं भेजने हैं, ठीक है, चाहे आपको कोई वस्तु कहीं भेजनी है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे भेजी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई अनाज है, चाहे अन्य कोई संसाधन है, उसे भेज सकते हैं। लेकिन जो अचल संपत्ति है, जैसे ज़मीन है, घर है, इस तरह की जो संपत्तियां हैं, इस तरह की जो हमारी पूंजी है,